दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकस चैनल। दोस्तों एचईओ यानी हेल्थ एजुकेशन अफसर के अभ्यर्थियों के लिए हेल्थ साइंस की 7वीं क्लास लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने हेल्थ साइंस में कुल 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज मैं 7वीं टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। 6 टॉपिक में हमने क्या-क्या पढ़ा है? तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने भूरे कमेटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 के बारे में पढ़ा, फिर राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में पढ़ा और अब राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हमारी यह 7वीं क्लास होगी हेल्थ साइंस की और आज मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, ठीक है? और उस टॉपिक का नाम है, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर उस टॉपिक को देख सकते हैं, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 यानी नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी 1962 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से जितने भी प्रश्न आते हैं इसके लिए दोबारा आपको कभी टीबी के संबंध में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बात और, जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक पिछली जो 6 वीडियो पढ़ी है उसको अभी तक नहीं देखा है तो वह लोग उसको तुरंत देख लीजिए। हमने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एचईओ हेल्थ स्कीम के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसे सारी वीडियो को आप देख लीजिए, उससे संबंधित आप नोट्स भी बना लीजिए। एक बात मैं आपको बहुत सीरियसली बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास न करिए, जितना पढ़ रहे हैं उसको बहुत बेहतर पढ़ने का प्रयास करिए। मैं बार-बार सबको, हर स्टूडेंट को यही बात कहता हूँ। देखिए, मैं किसी भी बीमारी के बारे में अभी तक बताया हूँ तो डिटेल से बताया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लापरवाही कर जाएँ और परीक्षा के समय यही बीमारियाँ आपको घेर ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्हीं बीमारियों से जब आपको प्रश्न पूछे जाएँगे हेल्थ साइंस में तो आपको चक्कर आने लगेगा, फिर उल्टी मचली की शिकायत आने लगेगी। फिर पता चलेगा कि जिस सीएचसी पीएचसी के आप प्रबंधक बनने वाले थे और वहीं किसी बिस्तर पे पड़े हैं, टेंशन में पड़े हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना सीरियसली पढ़ने का प्रयास करिए, अनावश्यक बातों में उलझने का प्रयास न करिए। लगातार हमारे पास मैसेजेज आ रहे हैं, कितने फार्म पड़े हैं, कितने लोग परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो देखिए, यह कोई जादुई चैनल नहीं है और ना तो यह बताने वाला चैनल है कि हम आपको लगातार यह खबर दें कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। जब आयोग बता देगा, खबर की पुष्टि हो जाएगी, तब हम आपको बता देंगे कि कुल कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने लोगों के बीच आपको परीक्षा देनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो तैयारी है उस पे फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा बहुत आसान नहीं है। आपको सिर्फ एक परीक्षा के बाद एक गजेटेड अधिकारी का पद मिल रहा है, बहुत कम समय में मिल रहा है और ध्यान रखिएगा 9 महीने का जो टाइम है, अगर आप मेहनत से पूरे सिलेबस को पढ़ना शुरू कर देंगे तो 9 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसने 9 महीने खर्च कर दिए उसके आगे का जो जीवन है वह बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है? अभी जो लापरवाही कर लेगा फालतू बातों में उसके लिए आगे का जीवन भी बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि जो 2026 है यह नौकरियों के लिए बहुत गोल्डन वर्ष है। आप सब लोग जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ हैं और जिसने भी टारगेट कर लिया, एक टारगेट सेट कर लिया कि हमको इसमें नौकरी लेनी है तो 100% उसको उसमें नौकरी मिलेगी, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो इस समय आपका एग्ज़ाम कांकर्स चैनल है वह इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, तो आप एग्ज़ाम कांकर्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना? इंस्टाग्राम पे आप इसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। साथ ही फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? फेसबुक पे भी एग्ज़ाम कांकर्स आ गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक बात और, आपकी सुविधा के लिए हालाँकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया हुआ है कि मैटर आपको एक अलग चैनल पे दे देंगे। आपकी क्वेरी के लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर एक अलग ग्रुप बना दिया है, आप वहाँ से अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न पूछने से पहले इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वह प्रश्न आपकी परीक्षा से रिलेटेड हो, अनावश्यक प्रश्न ना हो और जब बहुत आवश्यकता ना हो तो आप फालतू उसमें मैसेज करके आप ऐसे अनावश्यक प्रश्नों को ना पूछें, ठीक है? जो आपकी आवश्यकता है सिर्फ़ उतने ही प्रश्नों को करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आवश्यक प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आपको परीक्षा के संबंध में और कुछ जानकारी चाहिए या कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आपके लिए एक नंबर भी है हमारे पास, वह है 9125156661। इस नंबर पे आप तभी कॉल करेंगे जब आपकी समस्या का समाधान कहीं से नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन कॉल करने से पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वह परीक्षा से रिलेटेड होने चाहिए। दूसरी चीज़, इस पे कॉल करने का जो समय है वह 10 AM से लेकर के
6 PM तक है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और उसके लिए निर्धारित दिन है मंडे से लेकर के और सैटरडे के बीच आप इस पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके समस्या का समाधान कहीं से नहीं हो रहा है, तभी आप कॉल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो बाकी हम आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं, हरदम तत्पर भी हैं, और जितना संभव हो सकता है कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट के क्वेश्चन, जो वाजिब क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी हमारी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन यही बुरी बातें आपको एक दिन सफलता की तरफ ले जाएंगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनावश्यक बातों में उलझने से बचिए। 9 महीने का जो समय है, यह आपके जीवन को बदलने वाला है। अगर अभी से आप उस पर लग गए तो 100% जानिए, एकमात्र एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा के द्वारा और एक इंटरव्यू के द्वारा आप सीधे गजेटेड अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है। जबकि पीसीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार प्री देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव परीक्षा आप देंगे और इंटरव्यू देते ही आपकी नौकरी पक्की हो जानी है। तो यह आपको तय करना है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर 2026 में ढेर सारी नौकरियां आ रही हैं, तो वो सीटें तो फुल हो जा रही हैं, तो फिर आगे से वैकेंसी कहाँ से आएगी, ये भी आपको सोचना है। तो अभी परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, अवसर आपके पास है। आप इस समय यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप हमको सुन पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, आप निश्चिंत होकर मेहनत से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोई अवरोध नहीं है, घर परिवार सब सकुशल है, तभी आप पढ़ रहे हैं। तो ये इन परिस्थितियों का लाभ उठा लीजिए। समय बदलते बहुत समय नहीं लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस हिसाब से पढ़िएगा। तो जिन्होंने अभी तक पिछली 6 वीडियो नहीं देखी है, वो देख लेंगे। और आज हम शुरू करने चल रहे हैं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमने आपको पहले से बताया है कि हम आजादी से लेकर के और वर्ष 2026 तक की जितनी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं, ऐसी सभी स्वास्थ्य योजनाओं की चर्चा करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम उसको पढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। अब जब राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे, तो इस योजना की शुरुआत 1962 में हुई थी, और इसे हम आज की स्थिति यानी 2026 में क्या सिचुएशन है इसके संबंध में यहां तक पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जल्दबाजी तो मैं बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। न तो मैं जल्दबाजी करता और न तो किसी प्रेशर में आता हूं। और आपने देखा होगा, मैं कभी YouTube के रिदम के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। अगर उसकी उपयोगिता एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, अगर आपने हमारे वीडियो को देखने में 1 घंटा 50 मिनट 40 मिनट खर्च किया है, अगर उसमें से आपको 4 से 5 प्रश्न का लाभ नहीं होता है, तो मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूं, ठीक है। चाहे YouTube का रिदम मुझे आगे बढ़ाए और चाहे पीछे ले जाए, ये गारंटी है। मैं आपके प्रेशर में या किसी के भी प्रेशर में या YouTube के रिदम के प्रेशर में कभी वीडियो नहीं बनाता। आपने देखा होगा, जब वीडियो फुल्ली ऐसा लगता है मुझे कि यह एक स्टूडेंट के लिए जो है पूरी परफेक्ट वीडियो है, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें से 4 से 5 प्रश्न का आपको लाभ हो सकता है, तभी मैं उस वीडियो को अपलोड करता हूँ, ठीक है। टाइम चाहे जो हो, न तो मैं टाइम देखता हूँ, न तो मैं रिदम देखता हूँ। तो कंसंट्रेट होके इस पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत उपयोगी वीडियो है, और कॉपी कलम हाथ में लिए रहिएगा। जहां जहां आवश्यकता पड़ी आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले, जैसा कि मैंने कहा, हर बार हर वीडियो में मैं यह बताता हूं कि जो एग्जाम कांकर्स है, इसकी जो पताका है वो आपके युवा और मजबूत कंधों पे है, और मैं आप पे ही भरोसा करता हूं, आपके ही ऊपर निर्भर हूं। इस चैनल को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना है, वह आपको ही ले जाना है। तो इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, हर उस जरूरतमंद स्टूडेंट तक इसे पहुंचा दीजिए, तो पढ़ना चाहता है और उसके पास अच्छी क्लासेस लेने के लिए पैसे नहीं है, तो हर उस स्टूडेंट तक आप इसे पहुंचा दीजिए। निःशुल्क क्लासेस का जो लाभ है वह दूर दूर तक पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और हमारी तो इच्छा है कि जितने फार्म एचईओ में पढ़े हों, वो सारे स्टूडेंट मुझे ही पढ़ लें, फ्री में पढ़ लें, ठीक है। उसके लिए कोई शुल्क न खर्च करें। तो मेरी तो इच्छा यही है। तो आप जहां तक इसे फैला सकते हैं, इसे जरूर फैलाइए, ठीक है। चलिए, अब प्रचार का टाइम खत्म हो गया है, अब आपके क्लास की टाइम है, ठीक है। तो अब क्लास की तरफ चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए, किसी भी रोग के बारे में पढ़ने चलेंगे तो सबसे पहले उस रोग के बारे में जानना होगा। लेकिन यहाँ एक बात मुझे और आपसे करनी है, वह यह है कि पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम यानी NSEP 1962 के बारे में आपको पढ़ाया था। तो वहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या जो मेरे मन में प्रश्न चल रहा है, उसके उत्तर हम आपसे चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है आप सभी उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला प्रश्न जो उसमें से मेरे जेहन में है, जो मैं पूछना चाहता हूं, निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, इसका आंसर आपको देना है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का प्रमुख कारण, किस बीमारी का प्रमुख कारण वायरस है, ठीक है।
या निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, यह आपको बताना है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस रोग। दूसरा है इसमें टाइफाइड, टाइफाइड। तीसरा ऑप्शन है हैजा, हैजा को कॉलरा भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है वह है चेचक। आपको बताना है कि इनमें से किस बीमारी का प्रमुख कारण वायरस है, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दुनिया का पहला टीका, दुनिया का पहला टीका, पहला टीका या वैक्सीन कह सकते हैं आप, किस संक्रामक बीमारी के लिए बनाया गया था। दुनिया का पहला टीका किस संक्रामक बीमारी के लिए बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था, यह आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से बीमारियां हैं, तो पहला है टीबी, ठीक है। दूसरा है बी ऑप्शन है कुष्ठ रोग। तीसरा है सी ऑप्शन चेचक है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब आते हैं तीसरा प्रश्न, इसका भी जवाब आप ही को देना है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, के नाम से किसे जाना जाता है, इसे भी, इसका भी आंसर आपको ही देना है। तो इन तीनों प्रश्नों के जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा और हमें उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बाकी जिसकी इच्छा है चाहे तो दें और चाहे तो ना दें। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यह देखते हैं आखिर क्षय रोग किसे कहा जाता है, तो यह जान लेते हैं। देखिए क्षय रोग को आमतौर पर टीबी या टीबी का जो फुल फॉर्म है वह है ट्यूबरकुलोसिस या हिंदी में इसे तपेदिक के नाम से जानते हैं। यानी टीबी के आपको तीन नाम मिले, एक तो टीबी मिला, क्षय रोग के तीन नाम मिले। पहला टीबी मिला, दूसरा अगर टीबी का फुल फॉर्म देखा जाए तो ट्यूबरकुलोसिस है, और तीसरा इसे हिंदी में तपेदिक के नाम से जानते हैं। कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में तपेदिक के नाम से पूछ लेता है, तो आपको चकराने की जरूरत नहीं है, ये नाम याद रखिएगा। अब देखिए टीबी क्या है, तो टीबी एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है, और हमने आपको बताया था कि जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, संक्रामक से आशय है यह एक छूत की बीमारी है, छूने से फैलने वाली बीमारी है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह एक संक्रामक बीमारी है। अब देखिए यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि टीबी से प्रभावित होने वाला जो प्रमुख अंग है वह कौन सा है, तो इसका उत्तर यही दिया गया है कि टीबी से प्रभावित होने वाला जो प्रमुख अंग है वह फेफड़ा है। लेकिन अगर टीबी बहुत गंभीर प्रवृत्ति की हो गई है तो यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है, जैसे किडनी को भी प्रभावित कर सकती है, रीढ़ यानी बैकबोन को भी प्रभावित कर सकती है, और मस्तिष्क में भी टीबी फैल सकती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करती है, लेकिन गंभीरता की सिचुएशन में वह किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए टीबी के कारण के बारे में जान लेते हैं। तो टीबी का जो कारण है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टीबी होती है। अब देखिए टीबी का जो कारण है वो क्या है, तो यह एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया है। ध्यान रखेंगे कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लेता है कि किस रोग का कारण बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखेंगे टीबी का जो कारण है वह बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का जो नाम है वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए टीबी का जो लक्षण है वह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके मुंह से निकले सूक्ष्म कण हवा में फैल जाते हैं, और जिन्हें पास मौजूद व्यक्ति सांस के माध्यम से अंदर ले सकता है। तो खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वह क्या करता है, उसे अगर बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके सांस के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उससे वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, और इसीलिए टीबी को एक संक्रामक बीमारी के वर्ग में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में बार बार यह कहा जाता था कि कम से कम 3 फुट की दूरी बहुत जरूरी है कोरोना से बचने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जो संक्रामक बीमारियां हैं उससे पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रहनी चाहिए, ठीक है। तो यह हवा के माध्यम से फैल सकती है। जो खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उसको अगर
अगर कोई व्यक्ति अपनी सांसों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अंदर लेता है तो वह व्यक्ति भी, स्वस्थ व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जो टीबी का मुख्य कारण है वह एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर इसकी खोज किसने की थी। तो चलिए सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं कि वास्तव में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने किया था। अब देखिए, 19वीं शताब्दी तक दुनिया भर में टीबी एक गंभीर बीमारी के रूप में फैल चुकी थी और बहुत सारे लोग लगातार इससे अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन दुनिया में किसी को यह नहीं पता था कि इस बीमारी का वास्तविक कारण क्या था। लोग इसे दैवीय आपदा मान लेते थे और नियति पे छोड़ देते थे कि जिसको जो होना है उसको होगा, ऊपर वाला जिसको देना होगा वह देता है। ठीक है, लेकिन दुनिया भर के जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर्स थे और जितने भी रिसर्चर थे, वो लगातार परेशान थे और इस बीमारी का इलाज खोज रहे थे कि वास्तव में यह बीमारी होती क्यों है। पहले तो कारण मिले तब तो इसका निदान होगा। उसी समय एक अच्छी खबर आई। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। अब देखिए, यह चिकित्सक भी थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो चिकित्सक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे डॉक्टर रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के जीवन की कई उपलब्धियां रही। ठीक है, और इन्होंने तत्कालीन समय की जो प्रमुख बीमारियां थी उनके जीवाणुओं की खोज की थी। ठीक है, यह बताया था कि इन बीमारियों का प्रमुख कारण क्या है। जैसे कुछ बीमारियों की चर्चा मैं कर देता हूं। एक बीमारी है एंथ्रेक्स। यह भी एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के जीवाणु की जो जीवन चक्र है, लाइफ लाइन के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में उन्होंने खोजा था एंथ्रेक्स के। ठीक है, एंथ्रेक्स के जीवाणु की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में इन्होंने खोजा कब? 1876 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी खोज रही वह रही टीबी के बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की खोज उन्होंने किया 1882 ईस्वी में और इसको इन्होंने नाम दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम दिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो अभी हमने आपसे ऊपर प्रश्न पूछा था कि आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने किया था। कब किया था? 1882 ईस्वी में। तीसरा जो जीवाणु था जिसकी खोज इन्होंने किया था तीसरी बीमारी का, वह थी हैजा। हैजा को क्या कहते हैं? कॉलरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉलरा के नाम से जानते हैं। और हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1883 ईस्वी में किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हैजा का जो जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। कॉलेरी, ये है हैजा के जीवाणु का नाम। इसे ध्यान रखेंगे। तो ये तीन गंभीर बीमारियां थी उस समय जो सबसे ज्यादा लोगों की जान लेती थी। इन तीन गंभीर बीमारियों के जो जीवाणुओं की खोज है वो किसने किया था? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। ये कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और याद रखिएगा। देखिए, एंथ्रेक्स, इसके जीवाणु की लाइफ साइकिल खोजा था इन्होंने 1876 में। टीबी के जीवाणु का नाम इन्होंने खोजा और पहली बार इन्होंने बताया कि टीबी कोई दैवीय आपदा नहीं है बल्कि एक बीमारी है। वह बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो इसकी खोज इन्होंने किया। तीसरा, कॉलरा के जो जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी की खोज इन्होंने किया। इसमें आपको यह नोट करना है कि यह जो तीनों बीमारियां हैं इन तीनों का जो कारण है वह बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। एंथ्रेक्स, टीबी और कॉलरा, इन तीनों बीमारियों का जो मुख्य कारण है वह बैक्टीरिया है। इसे ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां मैं आपको एक मजेदार और उपयोगी जानकारी दे देता हूं। देखिए, एंथ्रेक्स के जीवाणु की लाइफ साइकिल को इन्होंने खोजा था और इसकी लाइफ साइकिल को लेकर इन्होंने तत्कालीन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपने सुना होगा, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। अब देखिए, डॉक्टर रॉबर्ट कोच जर्मनी के वैज्ञानिक थे जबकि लुई पाश्चर फ्रांस के वैज्ञानिक थे और उस समय फ्रांस और जर्मनी में तनातनी थी, युद्ध की स्थिति थी। ठीक है, इन दोनों में आपस में पटती नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे से खोज के मामले में कंपटीशन करते थे जिसका लाभ जो है दुनिया को मिला। ठीक है, दुनिया की बीमारियों के कई जीवाणु और वायरस के बारे में इन्होंने बहुत सारी खोजें की। एक दूसरे के कंपटीटर थे। ठीक है, एक दूसरे की आलोचना भी करते थे और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लगातार इनमें प्रतिद्वंदिता बनी रहती थी। ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच। अब देखिए, एंथ्रेक्स के जो जीवाणु थे उसका लाइफ साइकिल जब इन्होंने खोजा तो लुई पाश्चर ने जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो फिर इन दोनों में थोड़ी सा विवाद हुआ
वाक युद्ध जिसे कहते हैं उसको लेकर के। आप लुई पास्चर को जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जो सवेरे दूध लेकर आते हैं ना, वो किस तकनीक से तैयार किया जाता है? जो पैकेट वाला दूध है वह पास्चुराइजेशन तकनीक से तैयार किया जाता है। और पास्चुराइजेशन टेक्निक की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आजकल आप लगातार देख रहे होंगे जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो बहुत लोगों को काट रहे हैं, उससे बहुत लोगों की डेथ हो जा रही है। और लुई पास्चर ने इन कुत्तों के काटने से बचने के लिए एक टीका बनाया था जिसे रेबीज का टीका कहते हैं। तो रेबीज के टीके की खोज और पास्चुराइजेशन तकनीक, इन दोनों के बारे में किसने खोजा था? लुई पास्चर ने खोजा था। तो एक बड़ी घटना थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। और लुई पास्चर और डॉक्टर रॉबर्ट कोच, ये दोनों समकालीन थे, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर रॉबर्ट कोच पर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह टीबी है। तो इन्होंने टीबी के जीवाणु की जो खोज की वह 1882 ईस्वी में किया था, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ध्यान रखेंगे, टीबी के जीवाणु की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार डॉक्टर रॉबर्ट कोच को दिया गया था। कब दिया गया था, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो 1905 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तथ्य को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट कोच को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रॉबर्ट कोच को। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस तथ्य को भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, रॉबर्ट कोच ने जो रिसर्च किया, उससे दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी जो अवधारणाएं थी वह बदल गईं। और रॉबर्ट कोच ने एक सिद्धांत दिया, एक अवधारणा दी, जिसे कोच पास्चुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कोच पास्चुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे। अब इसमें 4 सिद्धांत दिए गए हैं, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। मैं केवल संक्षिप्त में इतना बता दिया हूँ, आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीबी का वास्तव में बैक्टीरिया है, उसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। और रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि टीबी के वास्तव में मुख्य लक्षण या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, लगातार खांसी आना टीबी का मुख्य सिम्टम है। जब खांसी 3 हफ्ते या उससे ज्यादा लगातार आ रही हो, तो आप उसको चेक कराने की जरूरत है, कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, संपर्क करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, छाती में दर्द हो खांसी के दौरान या सांस लेते समय। अगर खांसी के दौरान या सांस लेते समय छाती में दर्द है, तो भी आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कभी कभी थूकने के साथ खून आ जाता है, अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको ये दोनों लक्षण हैं, जैसे लगातार खांसी आ रही है, छाती में दर्द है और उसी दौरान आपको थूक के साथ खून आता है, तब भी आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वह है लगातार कमजोरी, थकान महसूस करना, वजन कम होना, यह भी इसके लक्षण है। शाम के समय बुखार आना और रात में पसीना आना भी टीबी के मुख्य लक्षण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि टीबी आखिर कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, टीबी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इस बात को याद रखेंगे, टीबी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है लेटेंट टीबी और दूसरी होती है एक्टिव टीबी। अब आइए देखते हैं लेटेंट टीबी कौन सी होती है। तो देखिए, इसमें टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वह शरीर में होते हैं, लेकिन जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उन्हें एक्टिव नहीं होने देता है। मतलब वह सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, कोशिश तो वो करते हैं, लेकिन जो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वह इन्हें डेवलप नहीं करने देता है, वह उन्हें दबा के रखता है। तो लेटेंट टीबी में क्या होता है कि टीबी के बैक्टीरिया शरीर में होते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम की वजह से, मजबूत होने की वजह से वह सक्रिय नहीं हो पाते हैं। तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे और लेटेंट टीबी की इस परिभाषा को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं टीबी के दूसरे प्रकार पर, जिसे एक्टिव टीबी के नाम से जाना जाता है। एक्टिव तो आप जान ही गए हैं, एक्टिव का मतलब ही होता है सक्रिय। तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं टीबी के, वह सक्रिय होते हैं। इसमें लक्षण भी दिखाई देते हैं। जब बैक्टीरिया सक्रिय हो जाएंगे तो लक्षण तो अपने आप आपको दिखाई देगा, और यह दूसरों को संक्रमित भी कर सकता है। तो जब आपको लक्षण आ जाएंगे, आप बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, तो चूंकि यह एक संक्रामक बीमारी है तो आप लोगों को संक्रमित भी करेंगे। तो एक्टिव टीबी में क्या होता है कि बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं और यह दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक्टिव टीबी जो होती है इसके भी कई प्रकार होते हैं। देखिए, इसमें एक प्रकार है पल्मोनरी टीबी का, दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का और तीसरा है मिलियरी टीबी का। अब आइए इन तीनों के बारे
बारे में जान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले पल्मोनरी टीबी के बारे में जान लेते हैं। पल्मोनरी टीबी जो है यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखेंगे यह फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक सामान्य प्रकार है टीबी का, और यह संक्रामक भी होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है यह फेफड़ों से बाहर, देखिए ये फेफड़ा है, यह फेफड़ों से बाहर शरीर के अन्य भाग जैसे किडनी, लिम्फ नोड्स या ब्रेन को प्रभावित करता है। तो पल्मोनरी टीबी जो है वह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है यह फेफड़ों से बाहर किडनी को, लिम्फ नोड्स को और ब्रेन को प्रभावित करता है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो टाइप है मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी क्या होता है कि इसमें जो टीबी के बैक्टीरिया है यह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं और कई अंग, देखिए टीबी का गंभीर रूप है यह, एक बात ध्यान रखेंगे, और इसमें जो बैक्टीरिया है यह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है और कई अंगों पर छोटे छोटे ग्रेनुलोमा बनते हैं, मतलब चावल के दाने के आकार की छोटे छोटे गांठें बन जाती हैं, इसे ध्यान रखेंगे। मिलियरी टीबी टीबी का सबसे गंभीर प्रकार है, इसे भी ध्यान रखेंगे। टीबी का अगर अन्य वर्गीकरण करेंगे तो जैसे रेजिस्टेंस टीबी की बात करेंगे, देखिए एमडीआर टीबी होती है, यह जो है कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होती है, और दूसरा है एक्सडीआर टीबी, यह जो है व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी होती है और इसका इलाज मुश्किल होता है। तो यह दो रेजिस्टेंस टीबी के उदाहरण, रेजिस्टेंट टीबी के उदाहरण है। एमडीआर टीबी कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होता है और एक्सडीआर टीबी जो व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी होता है, इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टीबी के बारे में और इसके कारण के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ लिया, इसकी खोज किसने किया यह भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई है, देखिए जो रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, वह जो तिथि थी वह थी 24 मार्च 1882। ठीक है, इन्होंने 1882 में टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी और वह जो तिथि थी वह 24 मार्च की तिथि थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिल गया। अब देखिए टीबी की खोज के 100 वर्ष पूरे होने के बाद 1982 ईस्वी में, ठीक है 1982 ईस्वी में, या आप इसे कह सकते हैं कि 24 मार्च 1982 को टीबी की बैक्टीरिया की खोज का शताब्दी वर्ष मनाया गया। ठीक है, क्योंकि यह उस समय की बहुत बड़ी खोज थी और इसका जो है शताब्दी वर्ष मनाया गया 1982 में, और इसी दिन प्रत्येक वर्ष 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, विश्व तपेदिक दिवस या विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 1982 से मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी और उसके शताब्दी वर्ष 1982 में यह तिथि घोषित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष हम 24 मार्च को टीबी विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों ने टीबी के प्रकार की भी चर्चा कर ली है। अब आइए टीबी के उपचार की बात करते हैं कि वास्तव में क्या टीबी का ट्रीटमेंट हो सकता है, इसका उपचार हो सकता है। तो देखिए टीबी पूरी तरह से क्यूरेबल है, मतलब इसका उपचार हो सकता है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब इसके उपचार के लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए टीबी को 6 से 9 महीने के नियमित इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में टीबी के इलाज के लिए डॉट्स सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब ये डॉट्स सिस्टम क्या है, इसे कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आगे आपको बताएंगे कि वास्तव में वह जादुई सिस्टम कौन सा है जिसे डार्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, जिसकी वजह से भारत में टीबी को नियंत्रित करने में मदद मिली। ठीक है, फिर अगला है टीबी का जो इलाज है वह बीच में छोड़ देने पर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है और जिसका इलाज बहुत कठिन है। देखिए जिसे भी टीबी है उसका इलाज अगर उसने शुरू कर दिया और पता चला कुछ दिनों के बाद आराम होने लगा उसे, तो लोग तो लापरवाह हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में ये समस्या सबसे ज्यादा है। तो जैसे ही थोड़ा आराम मिला तो लोग दवाई छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ देते हैं तो वह जो टीबी है उनकी वह रेजिस्टेंट रूप में आ जाती है और उसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के रूप में जानते हैं। और जब एक बार ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाता है तो उसमें उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, उसका इलाज बहुत कठिन होता है और वह जानलेवा हो जाती है। तो इसे ध्यान रखें, अगर कोई भी चिर परिचित में इस बीमारी से पीड़ित है और वह दवा कर रहा है तो उसे हमारी इस बात को जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से
टीबी का उपचार किया जा सकता है 6 से 9 महीने तक नियमित दवा के सेवन से, डार्ट्स सिस्टम के उपयोग से, और बीच में दवा छोड़ना नहीं है जब तक ठीक नहीं हो जाना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आप जानते हैं कि यह भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, अब देखिए उस समय की परिस्थितियां जान लेते हैं कि वास्तव में वह उस समय की परिस्थितियां क्या थी। तो एक तो उस समय सबसे ज्यादा भारी मृत्यु दर की सिचुएशन थी। 1950 और 60 के दशक में टीबी भारत में मौत का सबसे बड़ा कारण बनी हुई थी। उस समय हर साल लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी से मर रहे थे। तो भारी मृत्यु दर था, एक कारण था। दूसरा, सामाजिक दुष्प्रचार था। चूंकि यह छूत की बीमारी मानी जाती थी और लोगों को पूरा तो पता नहीं था कि यह जो है कैसे होता है और इसका मुख्य कारण क्या है, तो लोग इसे जेनेटिक बीमारी मानते थे। ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। भारत में ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग किसी भी फैसले को स्वयं ही कर लेते हैं। लोग इसे जेनेटिक बीमारी मानते थे, और जिस भी घर में ऐसी समस्या जैसे टीबी की बीमारी है, तो अब जान लेते थे कि इसका पूरा घर जो है टीबी से बीमार रहेगा। तो यह जेनेटिक है, इनके भी था, इनके पिताजी में भी था, फिर आगे इनके बच्चों में भी होगा। तो यह एक दुष्प्रचार फैल गया था कि यह एक जेनेटिक बीमारी है, लेकिन वास्तव में टीबी जेनेटिक बीमारी नहीं है। ठीक है, तीसरा जो प्रमुख कारण था इस कार्यक्रम को शुरू करने का, वह था कि अस्पतालों में बिस्तरों की लगातार कमी होती जा रही थी। अब अस्पतालों में बिस्तरों की कमी का मतलब क्या था? उस समय ऐसा माना जाता था कि टीबी के इलाज के लिए जो मरीज है उसे महीनों तक अस्पतालों में रहना पड़ता है। ठीक है, अस्पतालों या इसे सैनिटोरियम के नाम से जानते हैं। तो अस्पतालों में उसे जो भी मरीज पीड़ित होता है उसे महीनों तक अस्पतालों में रहना पड़ता है। अब सोचिए अगर भारत में उस समय प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोग पीड़ित हैं। बात है 1960-62 की। उस समय भारत के अस्पतालों में इतनी ताकत थी कि क्या 5 से 6 लाख लोग लगातार अस्पताल में एडमिट रहें और उतने बेड उपलब्ध रहें? ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो एक तो समस्या ये थी कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही थी, लोग एडमिट होते जा रहे थे और बिस्तर बढ़ते जा रहे थे। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 को शुरू करने के पीछे एक कारण यह भी था। ठीक है ना। अब भारत जैसे इतने विशाल देश में कितने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है? ठीक है, अब इसके अभी हम इसकी जस्टिफाई करेंगे कि हम क्यों इसके संबंध में चर्चा की और क्यों बताएं कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की वजह से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू किया गया। ठीक है, अभी आगे बताते हैं। अगला है 1959 में मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर का अध्ययन। अब देखिए यहाँ यह जानना बहुत आवश्यक है कि 1959 में मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर का अध्ययन क्या था, उस अध्ययन की रिपोर्ट क्या आई और उस रिपोर्ट में क्या ऐसा था जिससे राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 का सरकार ने ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले 1959 में मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर के अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं, यहाँ नीचे उसके संबंध में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए टीबी के इलाज में मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर का जो 1959 का अध्ययन है वह बहुत क्रांतिकारी काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर, मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर, इसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए होता क्या है, 1950 के दशक तक यह माना जाता था कि टीबी के मरीज को ठीक होने के लिए सबसे जरूरी है अस्पताल। ठीक है, ये कब तक माना जाता था? 1950 के दशक में। ठीक है, और यह माना जाता था कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होगा उसे शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध हवा, उसे बेहतर पोषण मिलेगा, बेहतर पोषण, और साथ ही जब आदमी हॉस्पिटल में रहता है तब वह पूर्ण विश्राम पाता है। ठीक है, पूर्ण विश्राम। तो अगर एक मरीज को शुद्ध हवा, बेहतर पोषण और पूर्ण विश्राम मिलेगा तो वह मरीज जल्दी से टीबी की बीमारी से ठीक हो जाएगा। यह 1950 के दशक में मतलब समझ लीजिए यही प्रचलित था उस समय तक। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। अब इससे क्या हुआ कि यह इलाज बहुत महंगा हो जाता था। भारत की जो आबादी है वह बहुत बड़ी थी, उस समय भी बहुत बड़ी थी, आज भी हम उसमें कहीं पीछे नहीं है। दुनिया में एक ही चीज तो हमने शिद्दत से बढ़ाई है और वह है आबादी। ठीक है, और उसी के तले दब के हमें मरना है, यह भी निश्चित है। ठीक है, तो देखिए जो अस्पतालों की संख्या सीमित थी, अस्पतालों में बेडों की संख्या सीमित थी, लेकिन जो मरीज थे उनकी संख्या असीमित थी, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सबको बेड उपलब्ध कराना बहुत कठिन था। अब इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल जो है आईसीएमआर मतलब
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और इसके साथ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल, या आप इसे BMRC लिख सकते हैं, ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल। इन तीनों ने मिल करके 1959 की बात है, 1956 में इन्होंने मद्रास, पहले इसे मद्रास को आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले इसे मद्रास के नाम से जानते थे। तो इन तीनों ने मद्रास में एक सेंटर स्थापित किया और उस सेंटर का नाम था मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर। इस सेंटर का उद्देश्य क्या था? सिर्फ एक प्रश्न इस सेंटर में रखा गया, केवल एक प्रश्न, और वह प्रश्न था, क्या टीबी के मरीज का घर पर इलाज उतना ही प्रभावी है जितना उसे अस्पताल या सेनेटोरियम कह सकते हैं आप, ठीक है, में रखकर इलाज करना, ठीक है। देखिए, किस प्रश्न का जवाब इसे खोजना था? इसके समक्ष केवल एक प्रश्न था। किसके समक्ष? मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर, जिसकी स्थापना ICMR, WHO और BMRC ने मिलकर के 1956 में मद्रास में किया था। उसके समक्ष सिर्फ एक प्रश्न रखा गया था कि क्या टीबी के मरीज का घर पर इलाज उतना ही प्रभावी है जितना उसे अस्पताल में रखकर इलाज करना। मतलब अस्पताल भर गए थे तो भाई दवा कैसे होगी अगर इतने लोग लगातार बीमार होते जा रहे थे। अब इसकी खोज के लिए जो संस्था बनाई गई, उस संस्था ने अपना काम शुरू किया, ठीक है ना। अब शोधकर्ताओं ने क्या किया? शोधकर्ताओं ने जो पहला काम किया, इन्होंने मरीजों को दो हिस्सों में बांटा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मरीजों को दो भागों में बांटा। देखिए, मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा के तभी मानूंगा, ठीक है ना, इसलिए आप पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुनिए, कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। इन्होंने मरीजों को दो समूहों में बांटा। पहला समूह ए, ठीक है, समूह ए, ऐसे मरीज जो टीबी से पीड़ित थे, उन्हें एक जो समूह ए बनाया गया, वह बनाया गया सैनिटोरियम ग्रुप, या जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, ठीक है, अस्पताल में भर्ती मरीज, एक ग्रुप यह था, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो इन्होंने बनाया, या समूह बी कह सकते हैं, जो दूसरा समूह इन्होंने बनाया, वह बनाया जो घर में एडमिट थे, जो पीड़ित थे उससे, और घर में रहते थे, घर में रहने वाले मरीज, ठीक है, रहने वाले मरीज। तो इस तरह से इन्होंने मरीजों को दो हिस्सों में बांटा। अब इन्हें क्या किया? जो टीबी की दवाएं उपलब्ध थी तत्कालीन समय में, तो उन दवाओं को उपलब्ध कराया गया। जो लोग सेनेटोरियम या अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें अच्छा खाना दिया गया, उन्हें आराम दिया गया, दवाएं दी गई। और जो लोग घर में रहते थे, ठीक है, घरों में जो रहने वाले मरीज थे, उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों पे रहते थे, साथ ही उन्हें कम पोषण दिया गया, वह गरीब घर के थे, ठीक है, इन्हें केवल दवाएं दी गई, इन्हें दवाएं दी गई। ये नहीं कहा गया कि आप आराम करिए, लेटे रहिए। और अस्पताल वाला मरीज क्या था? आराम से लेटे रहता था। अब इन दोनों को एक ही दवा दी गई, और उस समय जो दवा उपलब्ध थी उसे INH और PAS के नाम से जानते थे, ठीक है। कौन कौन सी दवा थी? एक तो INH थी और दूसरी थी PAS, ठीक है। INH दवा का जो फुल फॉर्म है वह है आइसोनियाजिड, कहते थे इसे, आइसोनियाजिड, यह दवा थी एक। और दूसरा PAS, पास कहते थे, या इसे पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड कहते थे, ठीक है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। उस समय केवल यही दो मुख्य दवाएं उपलब्ध थी, और इन दोनों ग्रुपों के जो मरीज थे, इन दोनों को ये दवाएं उपलब्ध कराई गई, ठीक है। अब ये जो रिसर्च था, इसका जो शोध किया गया, इसका जो परिणाम है वह कब आया? यह परिणाम आया 1959 में, 1959 में यह परिणाम घोषित किया गया। यह परिणाम बहुत क्रांतिकारी था। दुनिया भर के डॉक्टर इस परिणाम को देख करके चौंक गए। कारण क्या था? देखिए, जो परिणाम था उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह था समान प्रभाव, ठीक है, समान प्रभाव। अगर कोई भी मरीज, जैसे ग्रुप ए और बी समूह में मरीजों को बांटा गया था, तो अस्पताल में भर्ती मरीज और घर में रहने वाले मरीज दोनों पर
दोनों जो बीमारियां थी वह उतनी ही तेजी और उतने ही प्रतिशत से ठीक हुई, जितना अस्पताल में भर्ती मरीज ठीक हुआ उतना ही घर में रहने वाला मरीज भी। मतलब इन पे जगह का कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों में 90% तक सुधार हुआ, 90% से अधिक मरीज ठीक हो गए। ठीक है, पहली चीज समान प्रभाव पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। दूसरा कहा गया कि पोषण का बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो अस्पताल में मरीज एडमिट थे उनको उचित पोषण दिया गया मानक के अनुरूप, लेकिन जो घर में रहने वाले मरीज थे उनके यहाँ पोषण का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जो उनके पास उपलब्ध था वही खाए पिए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था इसमें से निकल कर आया, जो संक्रमण के खतरे की बात कही जाती है कि जो संक्रमण का खतरा है वह बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए संक्रमण का जो खतरा था यह घर पर रहने वाले मरीजों के परिवार वालों को जो संक्रमण का खतरा था, अतिरिक्त जो खतरा था वह खतरा नहीं बढ़ा। कारण क्या था कि जैसे ही टीबी मरीज की जो दवा है वह शुरू हो जाती थी, तो इससे क्या होता था कि टीबी फिर से उसके जो बैक्टीरिया थे वह कमजोर पड़ जाते थे और उनसे बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती थी। ठीक है, तो उसकी संक्रामकता कम हो जाती थी, तो संक्रमण का खतरा भी नहीं बढ़ा। अब देखिए क्या हुआ कि पहले क्या था, केवल अस्पताल में ही बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका रिजल्ट जो रिसर्च हुआ, इसका जो रिजल्ट आया कि नहीं, अस्पताल और घर दोनों में रहने वाले जो मरीज हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरीज अस्पताल में है कि घर में है। और केवल फर्क क्या पड़ता है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि दवा उनको सही समय पर मिलनी चाहिए। ठीक है, दवा सही समय पर और सही दवा के रूप में, सही समय पर और सही दवा मिलनी चाहिए। और यही दोनों में समानता रही कि जगह को कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल दवा उनको वास्तव में मिलनी चाहिए, सही समय पे मिलनी चाहिए। अब इससे क्या हुआ, इस रिसर्च का जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ वह यह हुआ कि इस रिसर्च ने पहली बार डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट यानी घरेलू उपचार की अवधारणा को जन्म दिया। घरेलू उपचार या इसे कहते हैं डोमिसिलियरी डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी घरेलू उपचार की अवधारणा को इन्होंने जन्म दिया। अब क्या हुआ, अब जब यह पता चल गया कि टीबी के मरीजों के लिए अस्पताल की जरूरत नहीं है, तो मतलब अस्पताल की जरूरत कम हो गई। अब करोड़ों रुपया बच गया, हजारों बेड नहीं लगाने पड़ेंगे, हजारों अस्पताल नहीं बनाने पड़ेंगे। दूसरा, जैसे ही यह रिपोर्ट जारी होती है वैसे ही भारत सरकार एक्टिव हो जाती है और यहीं से एक कार्यक्रम की नींव पड़ जाती है, और वह कार्यक्रम था राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वह कब हो जाती है, यह होती है 1962 में, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो यह जो रिसर्च था, किसका रिसर्च था, मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर का। इसने घरेलू उपचार की अवधारणा को जन्म दिया और दुनिया भर को यह बताया कि केवल जरूरी है कि दवा को सही समय पर खिलाया जाए, और अगर मरीज सही समय पर दवा खाता है, उसमें कोई गैप नहीं करता है, तो मरीज चाहे अस्पताल में हो और चाहे घर में हो, टीबी से उसे बचाया जा सकता है। तो दवा जरूरी है, बेड जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब हॉस्पिटल में बेड जरूरी नहीं है, तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। यही बात यहाँ कही गई है कि जो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चलाया गया, उसमें 1959 में मद्रास टीबी कीमोथेरेपी सेंटर का अध्ययन भी एक रोल अदा करता है, क्योंकि इसी ने बताया कि अब अस्पतालों से निकल करके घरों में भी उपचार संभव है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपने डिटेल से समझ लिया होगा, आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि जो 1962 का यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया वह किस तरह से कार्यक्रम का विस्तार होता है और उसकी संरचना क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए 1962 के कार्यक्रम को एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज मॉडल पर तैयार किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए इसकी मुख्य विशेषता थी कि जिला क्षय रोग केंद्र यानी डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर डीटीसी की स्थापना करना। प्रत्येक जिले में एक जिला क्षय रोग केंद्र की स्थापना करना था, और इसका काम केवल इलाज करना नहीं था बल्कि पूरे जिले में टीबी नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी भी करना था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिला क्षय रोग केंद्र, इसका क्या काम था, केवल इलाज करना नहीं बल्कि पूरे जिले में टीबी नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी भी करना था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में टीबी के इलाज को प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ जोड़ दिया गया। साथ ही निःशुल्क जांच और दवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शिशुओं को बचपन से ही सुरक्षा देने के लिए बीसीजी के टीके को इस कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। ध्यान रखेंगे 1962 में जो कार्यक्रम चलाया गया राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का, उसमें बीसीजी टीके को कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। और क्यों बनाया
गया ताकि शिशुओं को बचपन से ही इसके सुरक्षा दी जा सके। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि उस समय मुख्यतः स्ट्रेप्टोमाइसिन, आईएनएच यानी आइसोनियाजिड और पास यानी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जैसे दवाओं का उपयोग किया जाता था। तो ये थे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो 1962 के राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान अपनाए गए थे। इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी तथ्य इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कार्यक्रम तो चल दिया, ठीक है, चलाया गया कार्यक्रम, लेकिन उसमें चुनौतियां कौन कौन सी आई इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो चुनौतियां आई उसमें जो पहली चुनौती थी वह इलाज की लंबी अवधि थी। अब इलाज की लंबी अवधि मतलब उस समय जो दवाओं का कोर्स था वह लगभग 12 से लेकर के 18 महीने तक चलता था। अब लगातार अगर किसी को 12 से 18 महीने तक दवा खानी पड़ी तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता था कि जैसे ही मरीज को 2-3 महीने में आराम मिल जाता था तो वह दवा करना छोड़ देता था। ठीक है, दूसरा निगरानी का अभाव था। मतलब अगर किसी की दवा शुरू कर दी गई है और सरकार उसे फ्री में दवा भी उपलब्ध करा रही है तो वह दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं था। अब देखिए, इस आदमी पे इतनी नजर रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि यह जो बीमारी ढो रहा था वह बीमारी एक संक्रामक बीमारी थी। अकेले यह नहीं जाता, अपने आसपास अपने घर परिवार आस पड़ोस को भी लेकर जाता, इसलिए इसका ठीक होना बहुत आवश्यक था। तो एक तो निगरानी के अभाव की वजह से लोगों ने दवाई खाई कि नहीं खाई यह वास्तव में पता नहीं चल पाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि इससे लोग अगर बीच में दवाएं छोड़ देते थे तो इससे ड्रग रेजिस्टेंस शुरू हो जाता था। ठीक है, और धीरे धीरे गंभीर टीबी का रूप ले लेता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि टीबी के जो मरीज थे उनका कोई रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ताकि यह पता चले कि एक टीबी का मरीज इस गांव में है। ठीक है, जैसे प्रयागराज में है, प्रयागराज के फला मोहल्ले में एक टीबी का मरीज है जिसकी दवा यहाँ से चल रही है, उसने ये दवा इस तारीख को लिया था। ठीक है, तो इससे क्या होता कि अगर टीबी के मरीजों का रिकॉर्ड रख लिया गया होता तो उन पर निगरानी भी संभव होती, क्योंकि फिर उसकी दवाओं को चेक करके यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति दवा खा रहा था कि नहीं दवा खा रहा था। तो लेकिन ऐसी ऐसी चीजों का अभाव था। मतलब इलाज की लंबी अवधि, निगरानी का अभाव और टीबी के मरीजों का रिकॉर्ड न होने की वजह से यह जो कार्यक्रम था यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब 1962 के कार्यक्रम की इन कमियों को दूर करते हुए वर्ष 1993 में एक नया कार्यक्रम लाया गया जिसे संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP के नाम से जानते हैं। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वो हम शॉर्ट में सिर्फ इतना बताएंगे। RNTCP आप इसे कह सकते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम या संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसे कब शुरू किया गया? इसे वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, 1962 के कार्यक्रम ने यह जरूर बता दिया कि टीबी कोई सामाजिक आपदा का रूप नहीं ले सकती है और यह जो है उपचार योग्य बीमारी है, इसका इलाज संभव है, वह भी बिल्कुल निःशुल्क संभव है। ठीक है, लेकिन अब कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करते हुए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जिसे RNTCP के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में की गई। ठीक है, अब चलिए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो देखिए, 1992 में भारत सरकार और WHO द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि NTCP 1962 टीबी को नियंत्रित करने में विफल रहा। ठीक है ना, तो 1962 का जो प्रोग्राम था वह टीबी को नियंत्रित करने में विफल रहा। इसके लिए सर्वेक्षण किसने किया? भारत सरकार ने, और WHO ने 1992 में एक सर्वेक्षण से यह पता लगा लिया। ठीक है, अब इस विफलता के पीछे दो मुख्य कारणों को चिन्हित किया गया, उन कारणों को जान लेते हैं। पहला कारण था कि मरीजों द्वारा इलाज बीच में छोड़ना। ठीक है, पहला कारण था जैसे ही उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाता था वह दवा खाना बंद कर देते थे। तो विफलता के पीछे पहला कारण यही था कि मरीजों द्वारा इलाज का बीच में छोड़ना। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था खराब गुणवत्ता वाली दवाएं। मतलब उस समय जो दवाएं थी उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ये दो कारण निकल के आए WHO और भारत सरकार के सर्वेक्षण में 1992 में, जब यह पता चला कि NTCP 1962 में जो प्रोग्राम चलाया गया था वह सफल नहीं हुआ, उसका कारण क्या था। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, 1993 में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत किया गया और जिसे कहा गया RNTCP।
ठीक है, यानी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और इसको पायलट आधार पर सबसे पहले शुरू किया गया। पायलट आधार से मतलब क्या है, जब किसी भी योजना को लागू किया जाता है तो पहले चेक किया जाता है, अनुसंधान स्तर उसे आप कह सकते हैं, सबसे पहले ट्रायल कह सकते हैं। तो ट्रायल पे इसे शुरू किया गया कब, 1992 में। और उसके बाद जब यह ट्रायल सफल रहा तो 1997 में इसे पूरे देश में व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। यहाँ से दो चीजें आपको याद रखना है कि आर्यन टीसीपी कार्यक्रम को कब शुरू किया गया, 1993 में, और इसे पूरे देश में कब लागू किया गया, 1997 में। ठीक है, और व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। और 2006 तक यह कार्यक्रम भारत के सभी जिलों तक लागू हो गया था। यानी अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि आर्यन टीसीपी कार्यक्रम भारत के सभी जिलों में कब तक लागू हुआ, तो वर्ष 2006 तक। ये महत्वपूर्ण वर्ष है, आप इन्हें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब पिछला जो कार्यक्रम था उसको रिवाइज करते हुए किसी नए कार्यक्रम की घोषणा की गई, तो इसका मतलब क्या था कि पिछले कार्यक्रम की कमियों को दूर किया जाएगा नए कार्यक्रम में। ठीक है, वही काम इसके साथ हुआ। अब देखिए, आर्यन टीसीपी कार्यक्रम के 5 प्रमुख स्तंभ थे। ये कौन कौन से थे? पहला था कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, मतलब सरकार द्वारा टीबी नियंत्रण के लिए निरंतर धन और प्रशासनिक सहायता सुनिश्चित करना। मतलब सरकार क्या देगी? धन देगी और प्रशासनिक सहायता देगी, मतलब डॉक्टर उपलब्ध कराएगी, नर्स उपलब्ध कराएगी, और चीजें जो भी है वह प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो भी हो सकता है। दूसरा जो था वह था कि बलगम जांच। बलगम को क्या कहते हैं? स्पुटम या स्पुटम माइक्रोस्कोपी, बलगम की जांच की व्यवस्था की गई। टीबी की पहचान के लिए पहले क्या होता था कि केवल एक्सरे के द्वारा यह चेक किया जाता था कि संबंधित व्यक्ति को टीबी है कि नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में बलगम की जांच को अनिवार्य कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब टीबी की जांच या टीबी की पहचान के लिए केवल एक्सरे पर निर्भर रहने के बजाय बलगम की जांच को प्राथमिकता दी गई। उसका कारण ये था कि कभी कभी एक्सरे से यह पता नहीं चल पाता था कि संबंधित व्यक्ति को टीबी है कि नहीं है, लेकिन बलगम की जांच से एकदम परफेक्ट रिजल्ट निकलता था कि संबंधित व्यक्ति को टीबी की बीमारी है। ठीक है, तीसरा, दवाओं की निर्बाध आपूर्ति। तो सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो मरीज है उनको दवाओं का पूरा कोर्स मुफ्त में दिया जाए, और इसके लिए एक पेशेंट वाइज बॉक्स बनाया गया। इन्हें बॉक्स में दवाएं दी जाती थी। ठीक है, एक पेशेंट के नाम से एक बॉक्स बनाया गया, और उसके जो जितने दिन उसको दवा खानी रहती थी उसका पूरा बॉक्स उसे दे दिया जाता था, और वह उसमें दवा जो थी वह बिल्कुल फ्री थी, यानी मुफ्त में दवा दी जाती थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जवाबदेही और रिकॉर्ड। यही सबसे बड़ी कमी थी, जो पिछला 1962 का जो कार्यक्रम था उसमें सबसे बड़ी कमी थी। तो इसमें क्या किया गया कि मरीजों को दवाओं का जो जवाबदेही और रिकॉर्ड की बात है कि हर मरीज के लिए एक टीबी कार्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? टीबी कार्ड बनाया गया हर मरीज का, और उस जो टीबी कार्ड में उसके लक्षण जितने थे, जो भी परिस्थितियां थी, उसको दर्ज किया गया, और उसके जो प्रगति हो रही थी, जैसे उसने जब से दवा शुरू किया उस समय की सिचुएशन में वह अस्पताल आया था, और जब से उसने दवा खाया तब से उसके सेहत में क्या प्रोग्रेस है, इसको लिखा जाता था इसी टीबी कार्ड में। तो एक रिकॉर्ड भी इकट्ठा हो गया। साथ ही प्रत्यक्ष निगरानी की व्यवस्था की गई, जो सबसे बड़ी कमी थी 1962 के जो कार्यक्रम था उसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष निगरानी के लिए क्या किया गया कि इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति में मरीज को दवा खानी पड़ती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसकी उपस्थिति में? इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति में, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति में टीबी की दवा खानी पड़ती थी। ठीक है, मतलब वह उपस्थित रहता था, उसी के सामने आपको गोली खानी पड़ती थी, और इससे यह निश्चित हो जाता था कि कोई भी मरीज एक भी जो दवा का खुराक है वह छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, आर्यन टीसीपी की जो सबसे बड़ी सफलता रही वह क्या रही? इसकी डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स की रणनीति। अब डॉट्स की रणनीति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में डॉट्स की रणनीति क्या होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो टीबी की समाप्ति है या टीबी की जो बीमारी है उसको कम करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो इसी डॉट्स का है। वास्तव में जो डॉट्स पद्धति है, इसका जो पूरा नाम है वह है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि इस डॉट्स पद्धति का आविष्कार किसने किया था, ठीक है, या इसे विकसित किसने किया था, तो इसे विकसित किया था WHO ने। ठीक है, WHO ने इसे विकसित किया था, और इसे 1993 में सबसे पहली बार लागू किया गया। अब देखिए, डॉट्स पद्धति में क्या होता था कि इसमें जो दवा है वह मरीज को नहीं दी जाती थी।
ठीक है, दवा मरीज के पास नहीं रहती थी। यह जो दवा है, यह किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई जिम्मेदार स्वयंसेवक है, जैसे एनआरएचएम के बाद आशा बहुओं की नियुक्ति हुई, इसमें से कोई भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस मरीज के घर जाता था और उसे दवा की एक गोली खिला के चला आता था। मतलब जो उसकी दवा का खुराक था, वह अपने सामने उसे खिला देता था। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, इससे यह बात पक्की हो गई कि मरीज ने दवा सच में खा ली है। और जब मरीज लगातार दवा खाएगा तो ठीक हो जाना था, क्योंकि दवा तो ठीक ठाक थी। और जब थोड़ा ठीक महसूस होने लगता था, उसकी लगातार जांच की जाती थी, उस पर लगातार निगरानी रखी जाती थी। अगर यही मरीज दवा बीच में छोड़ देता तो एमडीआर टीबी हो जाती। ठीक है ना, यह गंभीर और खतरनाक टीबी का प्रकार है, जो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, उस पर कोई दवा काम नहीं करती। लेकिन जब किसी भी मरीज को स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने सामने दवा खिलाने लगा, तो इससे क्या हो गया कि इससे कोई बहाना नहीं चलता था और टीबी का मरीज बहुत तेजी से स्वस्थ भी होने लगता था। तो डार्ट्स पद्धति के इस्तेमाल ने टीबी पर सबसे जबरदस्त नियंत्रण पाया। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, आरएनटीसीपी जब कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था, इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए, चूंकि 1962 में एक कार्यक्रम चलाया गया था और उसकी कमियों का अनुभव इस समय हो गया था, तो जब आरएनटीसीपी को लागू किया गया, तो इसके मुख्य उद्देश्यों को बहुत सजगता के साथ निर्धारित किया गया। देखिए, इसमें क्या क्या कहा गया, तो कम से कम टीबी के 70% संक्रामक यानी बलगम पॉजिटिव मरीजों का पता लगाना। टीबी के जो 70% मरीज हैं, ठीक है, और जो संक्रामक मरीज हैं जिनका बलगम पॉजिटिव है, ऐसे मरीजों का पता लगाना एक पहला उद्देश्य था। दूसरा, पहचाने गए मरीजों में से कम 85% को पूरी तरह स्वस्थ करने का टारगेट रखा गया। तो कम से कम टीबी के 70% बलगम पॉजिटिव मरीजों का पता लगाना पहला उद्देश्य था। दूसरा, ये जो 70% मरीज पता लगा लिए गए हैं, इनमें से 85% को पूरी तरह से स्वस्थ करना एक टारगेट था। फिर टीबी से होने वाली जो मृत्यु दर थी, उसको न्यूनतम स्तर पर लाना भी इसका टारगेट था। इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसके लिए कौन सा वर्क कल्चर अपनाया गया, कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई गई और किस तरह से दवाओं का वितरण किया गया। तो देखिए, सबसे पहला काम किया गया कि आरएनटीसीपी के तहत मरीजों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? पहले तो पहली श्रेणी के मरीज को कैटेगरी 1 नाम दिया गया और कैटेगरी 1 में उन मरीजों को रखा गया जिन्हें पहली बार टीबी हुई। ठीक है, जिन्हें पहली बार टीबी हुई उन्हें कैटेगरी 1 में रखा गया। और दूसरा, कैटेगरी 2 में उन मरीजों को रखा गया जिनका इलाज पहले हुआ था लेकिन वह बीच में छूट गया था। मतलब जिन्होंने इलाज शुरू किया था और बीच में छोड़ दिया था, यानी बीमारी दोबारा लौट के आ गई। इसका मतलब क्या था? यह एमडीआर टीबी के शिकायती है। ठीक है, एमडीआर टीबी ने हो चुका है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि बीमारी दोबारा आई हो, दोबारा लौट आई हो। ठीक है, तो आरएनटीसीपी के तहत क्या किया गया कि मरीजों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। कैटेगरी 1 में उन्हें रखा गया जिन्हें पहली बार टीबी हुई है। कैटेगरी 2 में उन्हें रखा गया जिन्होंने एक बार दवा इसकी की थी लेकिन दोबारा पलट के टीबी आ गई है। ठीक है, या आप इसे एमडीआर टीबी या गंभीर प्रकृति के टीबी के रूप में जान सकते थे। अब देखिए, 2 हिस्सों में मरीजों को बांट दिया गया, तो इसमें इलाज के 2 चरण भी इसने निर्धारित किए। पहला चरण जो था वह गहन चरण, या इसे इंटेंसिव फेज के नाम से जानते हैं। यह जो था, यह शुरुआती 2-3 महीने इसमें क्या करता था, मरीज को स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दवा खानी होती थी। इंटेंसिव फेज जो था इलाज का, वो क्या था कि जैसे ही मान लीजिए किसी मरीज को डिटेक्ट कर लिया गया और उसे उसकी दवा शुरू कर दी गई, तो उसको शुरुआती 2-3 महीने तक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ता था और वहां उसे दवा खिलाई जाती थी और रेगुलर उसे अपनी हाजिरी वहां देनी होती थी। अगर वह किसी कारणवश नहीं जाता था, तो प्रशिक्षित जो स्वास्थ्य कर्मी था वह उसके पास तक जाता था और उसे निश्चित रूप से उसके दवा की खुराक खिला करके तभी वापस आता था। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई वह कंटिन्यूएशन फेज की बनाई गई कि शुरू के 2-3 महीने तो उसे अस्पताल में बुला के सामने खिला दिया गया। बाद में जो 4 से 6 महीने दवा के लिए बचते हैं, उनमें दवा घर पर खाने के लिए दे दी जाती थी, लेकिन हर सप्ताह में उसकी निगरानी की जाती थी। मान लीजिए कि सप्ताह में आपको 7 गोली खाने को दे दिया गया और आपने 1-2 गैप कर दी, तो गोलियां तो बच जाएंगी। तो लगातार इसकी निगरानी की जाती थी कि 7 दिन की जितनी दवाई मरीज को दी गई है उसने उतनी दवा खाई कि नहीं खाई, तो मतलब इस पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। तो इस तरह से प्रत्येक भाग को डिवाइड करते हुए इसमें आरएनटीसीपी के तहत कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए इसका असर क्या हुआ। पहली बात तो डॉट्स
डॉट्स में सामने दवा खिलाई जाती थी, पकड़ के टीबी की दवा खिलाई जाती थी और उसके बाद कैटेगरी वाइज इनका इलाज किया जाता था। अब इसका असर देख लेते हैं, आरएनटीसी की उपलब्धियां क्या हुई। तो इसे देखिए, आरएनटीसीपी की उपलब्धियों की बात करते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा वो रहा कि इसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गिना जाता है। अब देखिए, भारत जैसे देश में अगर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो यह दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में तो गिना ही जाएगा। लेकिन इसने टीबी के मरीजों को नियंत्रित करने में जो सफलता हासिल की, उसकी वजह से इसे सबसे सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में गिना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब से डॉट्स पद्धति लागू हो गई, तब से इलाज की जो सफलता दर है वह 80 से 90% तक पहुंच गई। इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि आरएनटीसीपी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वह लोगों में यह भरोसा जगाना था कि टीबी का इलाज संभव है और वह भी पूरी तरह से फ्री में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि टीबी का इलाज संभव है और वह भी पूरी तरह से फ्री में। यह लोगों के बीच में भरोसा जगाने में सफल रहा आरएनटीसीपी, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, 1993 से आरएनटीसीपी की शुरुआत की गई थी और 2020 में एक ठहराव की सिचुएशन आती है, ठहराव आता है और आरएनटीसीपी के स्थान पर एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जिसे एनटीईपी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। एनटीईपी का मतलब है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी एनटीईपी के नाम से इसे जानते हैं। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां से आरएनटीसीपी का जो नाम है वह बदलकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया, ठीक है। कारण क्या था कि 1962 में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। जो कमियां थी उसको दूर करते हुए 1993 में हम लोगों ने आरएनटीसीपी कार्यक्रम की शुरुआत की और आरएनटीसीपी की वजह से हमें टीबी पर नियंत्रण करने में बहुत सफलता मिली। अब हमारा जो काम था वह टीबी के उन्मूलन का काम था और इसीलिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2020 को आरएनटीसीपी का नाम बदल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी कर दिया। इसे याद रखेंगे। कब किया? 1 जनवरी 2020 को। इसकी आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि लगातार दवाएं खाते खाते, अब बताइए 1962 से दवाओं की शुरुआत हुई है, कई पीढ़ियां दवाओं में निपट गई हैं, तो लगातार दवाएं खाते खाते क्या होता था कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की जो चुनौती थी वह बढ़ गई थी, यानी एमडीआर टीबी की जो संख्या है वह लगातार बढ़ती जा रही थी, इसकी जो चुनौती है बढ़ती जा रही थी। अब भारत सरकार ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और 1 जनवरी 2020 को टीबी के पूर्ण उन्मूलन की सौगंध के साथ एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम या नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीईपी नाम दिया गया, ठीक है। अब देखिए, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2025 तक भारत को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाना। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो नया राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सरकार के द्वारा लागू किया गया है, उसे कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2020 को लागू किया गया है। यहीं से एक प्रश्न पूछा गया था कि इसका लक्ष्य भारत का जो टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य है वह कब निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2025 तक भारत का टीबी मुक्त, पूरी तरह से टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोग ने पूछा है यह प्रश्न। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि देखिए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी की बात हमने की थी। जब हम पर्यावरण पढ़ाएंगे तो एसडीजी की चर्चा करेंगे और एसडीजी में व्यक्ति की स्वास्थ्य के संबंध में उपलब्धियों को हासिल करने का टारगेट रखा गया है कि आप जो बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनसे निजात पाएंगे कब तक? 2030 तक। जो बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं, जो बीमारियां संक्रामक हैं, उनसे निजात पाने का जो टारगेट रखा है, लोगों के स्वास्थ्य जीवन के अधिकार को उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक रखा गया है। तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों द्वारा निर्धारित 2030 की समय सीमा से 5 साल पहले यानी 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। मतलब अगर संयुक्त राष्ट्र का दुनिया से टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की बात करेंगे तो वह 2030 निर्धारित किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से भी आगे निकलते हुए 5 साल पहले यानी 2025 में ही भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और इसीलिए इस नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब देखिए, नया कार्यक्रम चलाया गया, नया उद्देश्य निर्धारित किया गया है और भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेटजी में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा। देखिए, एनटीईपी की जो स्ट्रेटजी है उसका जो उद्देश्य रहेगा वह किससे रिलेटेड रहेगा? पहला काम
एनटीईपी का जो टारगेट है वह क्या है, वह टीबी का नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बल्कि टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन है। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वह उसी से संबंधित बनाई जाएगी, टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यह थी कि इसी में यह टारगेट दिया गया कि हम टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और 2025 तक टीबी को जो है भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। तो जो स्ट्रेटजी है उसमें यही लक्षण दिखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि एनटीईपी के द्वारा टीबी के उन्मूलन के लिए एक नया मॉडल लॉन्च किया जाता है और इस मॉडल को डीटीपीबी मॉडल के नाम से जानते हैं। डीटीपीबी मॉडल का संबंध किससे है? इसका संबंध टीबी के उन्मूलन से है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से इसका संबंध है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यह क्या है, यह मॉडल मुख्यतः 4 पिलर्स पे आधारित है। 4 पिलर्स हैं इसके, 4 स्तंभ हैं, उस पर आधारित है। पहला जो स्तंभ है वह है डिटेक्ट। एक डी का मतलब क्या है? डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब टीबी का जो मरीज है वह देश के चाहे जिस कोने में हो उसका पता लगा लेना है। पहला डिटेक्ट करना है। दूसरा ट्रीट करना है। सभी मरीजों को बिना किसी देरी के बेडाक्विलिन, इस नाम को याद रखेंगे, जो पहले आईएनएच और जो पाज नामक दवा चलती थी उससे अच्छी दवा बेडाक्विलिन जो दवा है यह टीबी की दवा है और यह उच्च गुणवत्ता वाली दवा है। इसे लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराना। तो पहले डिटेक्ट करना, टीबी के मरीजों का पता लगाना, चाहे वो आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे पानी में हो, चाहे पहाड़ पे हो, उनको खोज के निकालना। ठीक है, पहला काम। दूसरा, अगर वो मिल गए हैं फिर उनका ट्रीटमेंट चालू करना। उसके लिए जो अच्छी दवाएं हैं, जैसे बेडाक्विलिन जैसी जो दवाएं हैं उच्च गुणवत्ता वाली, उन्हें फ्री में उपलब्ध कराना। इस बात को फ्री पे फोकस करते रहिएगा, ठीक है ना। तीसरा, प्रिवेंट, मतलब टीबी मरीज के संपर्क में आने वाले पारिवारिक सदस्यों को टीपीटी देना। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह टारगेट कर लिया गया है कि अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को टीबी है तो वह परिवार के लोगों से मिलेगा जुलेगा, ठीक है, उठेगा बैठेगा, साथ रहेगा, उसी घर में रहेगा, तो उनको टीपीटी दिया जाता है। टीपीटी को क्या कहते हैं? टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। क्या दिया जाता है? टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दिया जाता है। अब आप इतना ही याद रखिए, बाकी का काम डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो टीबी के संपर्क में आने वाले पारिवारिक सदस्यों को टीपीटी दिया जाता था, तो उन्हें प्रिवेंट कर लिया जाता था, उन्हें जो है बचा लिया जाता था, साथ ही रोक दिया जाता था संक्रमित होने से, ठीक है। अब जो चौथा पिलर्स था इसमें बिल्ड का था, निर्माण का था, यानी टीबी से लड़ने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। मतलब टीबी का जो आंदोलन है इसे जन आंदोलन के रूप में एक्टिव करना। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। टीबी से लड़ने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, ये 4 पिलर्स हैं जो एनटीईपी यानी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के मुख्य जो है जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के 4 पिलर्स मुख्य रूप से थे और इन चारों के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसके तहत जो दवाएं हैं वह शुरू की गई हैं और इसके तहत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टारगेट है 2025 तक हर हालत में टीबी को समाप्त करना, ठीक है। अब आइए कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जान लेते हैं जिसे इस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि भारत को टीबी मुक्त करने के लिए एक और अभियान की शुरुआत की गई है जिसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के नाम से जानते हैं। अगर इसे इंग्लिश में कहें तो PMTBMBA, ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसकी शुरुआत की गई है और आपके मन में यह जिज्ञासा होगी आखिर इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 9 सितंबर 2022 को 9 सितंबर 2022 को भारत से टीबी को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो योजनाएं और जो टेक्निक अपनाई गई है उनके बारे में जान लेते हैं। आपने सुना होगा निक्षय पोर्टल। निक्षय पोर्टल की शुरुआत की गई है इसमें, इसके तहत, ठीक है, एनटीईपी के तहत। और यह एक ऑनलाइन डेटाबेस है जहां प्रत्येक टीबी मरीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और यह मरीजों की निगरानी और उनकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है, ठीक है। तो एक पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है निक्षय पोर्टल, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इससे जो टीबी के मरीज हैं उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं और उनकी निगरानी की जाती है। साथ ही निक्षय पोषण योजना एनपीवाई की शुरुआत की गई है इस कार्यक्रम के तहत। तो टीबी मरीज को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रत्येक मरीज को इलाज के दौरान 1000 रुपया, ठीक है,
पहले क्या था, पहले 500 रुपया था, अब इसे बढ़ा करके 1000 रुपया कर दिया गया है। 1000 रुपया की प्रतिमाह वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते में कर दी जाती है। निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? टीबी मरीजों को उचित पोषण उपलब्ध कराना। और निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 1000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मरीज के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, अगली योजना है निक्षय मित्र योजना, ठीक है। निक्षय मित्र योजना क्या है? तो यह एक कम्युनिटी इनिशिएटिव्स है, ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम है यह। और इसमें कोई भी व्यक्ति, संस्था या कारपोरेट किसी टीबी मरीज को गोद ले सकता है और उन्हें पोषण, जांच या व्यावसायिक सहायता प्रदान कर सकता है। अब देखिए, यह सरकार की योजना है और सरकार इसे सामुदायिक आंदोलन बनाना चाहती है टीबी को, ठीक है ना। अब सरकार का कहना है कि भाई जिनके पास पैसा कौड़ी है, चाहे वह कोई संस्था हो, चाहे वह कारपोरेट सेक्टर का कोई उद्योगपति हो, ये लोग क्या कर सकते हैं, टीबी मरीज को आप गोद ले सकते हैं और उनके पोषण के लिए आप उनका सहयोग कर सकते हैं, उन्हें धन उपलब्ध करा सकते हैं, समय पर उनकी जांच करवा सकते हैं, या अन्य कोई व्यावसायिक सहायता, जैसे मान लीजिए कोई टीबी का मरीज है जो ठीक हो गया है और वह अपना कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो आप व्यावसायिक सहायता भी उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो यह एक सरकार के द्वारा काम किया गया। अब देखिए, निक्षय मित्र के बारे में अभी हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। अब देखिए, निक्षय मित्र के माध्यम से जो सरकार का टारगेट है, वह भारतवासियों को आमंत्रित करता है, दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित करता है कि आप टीबी मरीजों की मदद करिए, ठीक है। अब किस रूप में हम मदद कर सकते हैं? जैसे उनकी जैसे दवा चल रही है, कोई जांच होनी है, कोई अतिरिक्त जांच है, तो उसमें जो धन लगता है उसमें आप उसकी सहायता कर सकते हैं। साथ ही उनके न्यूट्रिशनल सपोर्ट कर सकते हैं, पोषण संबंधी सहायता कर सकते हैं। और उस पोषण संबंधी सहायता के लिए सरकार ने मानक तय किया हुआ है, पूरा फूड बास्केट बनाया हुआ है कि उनको क्या-क्या खाना है और 1 महीने का जो उनका खर्चा है वह कितना होता है। तो आप अगर किसी मरीज को गोद लेना चाहते हैं तो उनको फूड बास्केट में उनके न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनका कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर मान लीजिए कि मरीज काम करने की स्थिति में है और वह कोई स्वरोजगार करना चाहता है, तो उसके स्वरोजगार में मदद करें, उसके कौशल विकास में मदद करें। तो ये काम उन्होंने अपील की है सरकार ने कि समाज के जो ऐसे लोग हैं, सहृदयी लोग हैं, वह जो है ऐसा कर सकते हैं, ऐसे मरीजों की सहायता कर सकते हैं। अब देखिए, जो फूड बास्केट सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें इनके लिए जो मरीज, टीबी के मरीजों के लिए, उसमें मान लीजिए दालों की बात की गई है। दाल कितना होना चाहिए? तो महीने में 1.5 से लेकर 2 केजी दाल एक टीबी मरीज के लिए निर्धारित की गई है। साथ ही अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो मान लीजिए गेहूँ चावल कितना देना होगा? गेहूँ चावल महीने में कितना देना होगा एक टीबी मरीज को? तो 4 से 5 केजी गेहूँ चावल आप दे सकते हैं उन्हें, ठीक है। साथ ही मूँगफली और या दूध का पाउडर, मूँगफली मूँगफली या दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर आप कह सकते हैं, दूध का पाउडर, यह 1 केजी पर मंथ के हिसाब से देना होता है, फूड बास्केट में शामिल है। और इसी तरह जब बात करेंगे वनस्पति तेल की, तो एक व्यक्ति पर 1 लीटर प्रति माह के हिसाब से वनस्पति तेल भी देने की बात फूड बास्केट में इसे भी रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप किसी टीबी मरीज की हेल्प करना चाहते हैं, तो सरकार की अपील है कि आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, या फूड बास्केट में ये सब चीज़ें उसके नाम से दे करके संबंधित मरीज को, जिसे आपने गोद लिया है, उसके फूड बास्केट को भी आप ऐसे दान कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं ठीक होने में, ठीक है। तो ये है, यह व्यवस्था इसके द्वारा की गई है। इसे निक्षय मित्र योजना के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। निक्षय का मतलब क्या होता है? सब में देखिए निक्षय लिखा है, नी का मतलब नहीं से होता है और क्षय का मतलब है क्षय रोग से होता है। तो क्षय रोग ना हो, पूरी तरह से क्षय रोग से मुक्त हो जाए, उसे निक्षय कहते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी, इसमें यह भी तय कर दिया गया है नए नियमों के तहत कि अब प्राइवेट डॉक्टर्स, अगर इनको कोई भी टीबी का मरीज इनकी क्लिनिक पर या इनके डायग्नोसिस के दौरान कोई टीबी का मरीज इन्हें मिल जाता है, तो इस टीबी के पेशेंट की जानकारी ये तुरंत सरकार को देंगे। सरकार क्या करेगी? चूंकि पूरी दवा फ्री है, पूरा इलाज फ्री है, तो जल्दी से सरकार इन्हें इलाज उपलब्ध करा करके और ठीक करके इनको भी और समाज को भी टीबी के बीमारी से बचाने का प्रयास करेगी। तो निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को यह कह दिया गया है कि जैसे ही कोई मरीज आप डिटेक्ट करते हैं, तो उसे पैसा लूटने के चक्कर में आप उसे अपने अस्पताल में भर्ती ना करें, तुरंत सरकार को यह जानकारी उपलब्ध कराएं, ठीक है। अब चलिए, एनटीईपी कार्यक्रम 2020 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसकी कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए, जो पहली विशेषता है,
वह है कि यह एक मरीज केंद्रित कार्यक्रम है, ठीक है? और इसमें पेशेंट के घर के करीब इलाज उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही उसे वित्तीय सहायता भी दी जाती है, ठीक है? तो जो एनटीईपी कार्यक्रम है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, वह 2020, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2020 को हुई थी। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी जो विशेषता है, यह मरीज केंद्रित पेशेंट सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, कार्यक्रम है और इसमें पेशेंट के घर के करीब ही उसे इलाज उपलब्ध किया जाता है, करा दिया जाता है, साथ ही उसे वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब इसमें सीबीनाट और ट्रूनाट जैसी अत्याधुनिक तेज व जांच मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो इस समय जो टीबी के मरीज डिटेक्ट होते हैं, तत्काल उनकी जांच के लिए सीबीनाट और ट्रूनाट जैसी अत्याधुनिक तेज व जांच मशीनों का पता लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही इसमें एमडीआर टीबी के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एमडीआर टीबी वही टीबी जो ड्रग रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? क्या होती है? ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो होती है, ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है? ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो होती है, उसके इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि वह गंभीर प्रकृति की होती है और उसका इलाज बहुत कठिन होता है। लेकिन एनटीईपी कार्यक्रम के माध्यम से एमडीआर टीबी के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अंत में अब एनटीईपी नेशनल टीबी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है, वह केवल एक सरकारी योजना मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन गया है और इसका जो नारा है वह है टीबी हारेगा और देश जीतेगा। यह नारा आपने सुना होगा, ठीक है? अब इतनी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक बात यहाँ अभी भी रह गई है, उस बात को भी कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वह बात यह है कि हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि हम लोग राष्ट्रीय टीबी दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय टीबी दिवस, टीबी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सॉरी, राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय टीबी दिवस। इसे ध्यान रखेंगे। हम लोग वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी, ठीक है? अब यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड टीबी डे 2025 की थीम के बारे में पूछ लेगा प्रश्न, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 2025 की जो थीम है वर्ल्ड टीबी डे की, वह है यस, यस वी कैन इंड, यस वी कैन इंड टीबी, ठीक है? कमिट, यस वी कैन इंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ठीक है? मतलब हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। प्रतिबद्धता, निवेश और परिणाम। तो याद रखिएगा, यस, ये एपोस्ट्रोफी है, यस वी कैन इंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। ये वर्ष 2025 के वर्ल्ड टीबी डे की थीम है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? तो यह मूल मंत्र है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। वर्ष 2025 में हमको टीबी से मुक्ति चाहिए, ठीक है? तो ये था पूरा कार्यक्रम टीबी के संबंध में। अब देखिए, आपके मन में एक खुराफात भी होगा कि 2025 तो समाप्त हो गया, 2026 की शुरुआत हो गई, क्या टीबी हारा, क्या देश जीता? तो देखिए, पूरे आंकड़े तो अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह जो 2025 में टीबी को समाप्त करने की बात थी, इसके उन्मूलन की बात थी, उसमें अभी हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कि 2015 की तुलना में टीबी के नए मामलों में 21% तक की कमी आई है। और इसी तरह से टीबी से होने वाली जो मृत्यु है, देखिए नए मामलों में कितनी कमी आई है? नए मामलों में कमी आई है 21% की, ठीक है? और टीबी से मरने वालों की जो संख्या है उसमें 25% की कमी दर्ज की गई है। तो हालांकि अभी पूरी तरह से भारत टीबी मुक्त नहीं हुआ है और इसके संबंध में अगर कोई नया डाटा आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो यह थी कंप्लीट वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, उसके साथ साथ हाइप भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते चलते एक बात और,
अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जा कर के आप इसकी इन तथ्यों की पीडीएफ एज़ इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो निश्चित होके उसे डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को दूर-दूर तक हर उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुँचाने का प्रयास करिए जिनकी पढ़ने की तो इच्छा है, लेकिन सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, तो निःशुल्क कक्षा का उपयोग वह भी कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। तो इसे जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर से मिलते हैं किसी अन्य उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख़्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।